हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल बीएससी ऑनलाइन पर। तो आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2020 का पेपर, जो इसी साल राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद में हुआ था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन ऑलवेज। अब देखिए इसमें पूछ रहा है वेलोसिटी जो होगी मीन पोजीशन पे क्या होगी। तो चलिए हम निकालते हैं। जैसे ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो पढ़े होंगे, जान रहे होंगे मीन पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इस पे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन पे, तो हो जाएगी अधिकतम हो जाएगा, इसका विकल्प भी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ। इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपल पेंडुलम का फार्मूला याद आना चाहिए। टी बराबर 2π√L/g। अब इसमें पूछ रहा टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहला विकल्प है लेंथ पे तो दिखाई पड़ रहा है, डिपेंड करेगा। ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करेगा, और इसमें हो जाएगा मास एंड एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सिंपल पेंडुलम फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। फिर से सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन आ गया। तब इसमें सिंपल पेंडुलम कह रहा है फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है। तब पहले सिंपल पेंडुलम का फार्मूला बना लेते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम है, अपने मीन पोजीशन से इधर गया, तब ये हो जाएगा mg। अगर इनके बीच का थीटा हो गया तो ये हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर मीन पोजीशन की तरफ mg sin थीटा। तो ये पूछ रहा है सिंपल पेंडुलम फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग के अलोंग, तो ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऑसिलेशन आर डैम्प ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये मतलब कि एक प्रकार का फिना है जो डैम्प ऑसिलेशन होता है, ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से होता है। ठीक है। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिव फोर्स रोकने वाला फोर्स। तो रोकने वाला इसमें फोर्स कौन सा है, मैकेनिकल फोर्स तो है नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ले आता है, लीनियर है नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स ही होगा इसमें। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मास m सस्पेंडेड स्प्रिंग इज 2 सेकेंड एंड द टाइम पीरियड 4m मास। अब जो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, ये फार्मूला वे सीधा क्वेश्चन है। t बराबर 2π√m/k। तब स्प्रिंग दोनों सेम है तो k तो सेम हो जाएगा, 2π तो कांस्टेंट है, तो इसमें रेशियो डायरेक्ट निकाल लो, T1/T2 m1/m2। तो बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। T1 का मान 2 दिया है, T2 पूछ रहा है, इसका मान m दिया है, इसका मान m2 का मान 4m दिया है, m से m कट गया, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो T2 का मान आ जाएगा 4। तो इसमें आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब बी वाला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल हुज स्पीड कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल हुज स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पूछ रहा है क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन को क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आप लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है वो अपने मीन पोजीशन के इधर उधर बार बार
रोटेट करता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। पीरियाडिक मोशन उसे कहते हैं जो अपना एक निश्चित समय के बाद पीरियड वहीं जहाँ से चला फिर वहीं पहुँच जाए, इसे पीरियाडिक मोशन कहते हैं। इसलिए जो सर्कुलर मोशन होता है पीरियाडिक मोशन होगा, ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसमें विकल्प हो जाएगा वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इज प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम प्रेजेंस सम रेजिस्टिव फोर्स। अच्छा, अभी आपको बताया जो डैम्प ऑसिलेशन होता है, जो ऑसिलेशन होता है यदि उसमें रेजिस्टिव फोर्स होता है तो एक स्पेशल प्रकार का ऑसिलेशन का केस है, तो इसे कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन व्हिच वन इज डिक्रीज। इसको ये भी जो डैम्प ऑसिलेशन का है थ्योरेटिकल पार्ट है, डैम्प ऑसिलेशन में पढ़े होंगे। जब डैम्प ऑसिलेशन होता है, हमने बताया डैम्प जो ऑसिलेशन है ये डैम्प ऑसिलेशन का डैम्प ऑसिलेशन एक स्पेशल केस है। तो इसमें डैम्प ऑसिलेशन में क्या होता है कि इसमें रेजिस्टिव फोर्स लगता है, जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड तथा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, ये दो चीज़ का डिक्रीज होता है डैम्प ऑसिलेशन में। फोर्स वाइब्रेशन नोन एज, अभी एकदम ड्रिवन हार्मोनिक वाइब्रेशन, ये तो सीधा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें तो कुछ बताया भी नहीं जा सकता। कह रहे हैं हुईच डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी वन कंप्लीट वाइब्रेशन 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी। इसमें क्वेश्चन में दे रहा एक वाइब्रेशन, जैसे ए मीन हो गया, ए एक्सट्रीम हो गया, ए एक्सट्रीम हो गया, इसका टोटल डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। तो उसके बाद एम्पलीट्यूड ए ही होता है एम्पलीट्यूड, तब ए का मान मतलब ए मीन पोजीशन बीच में होता है, तो एम्पलीट्यूड इसका आधा हो जाएगा। ए बराबर मतलब इसका आधा हो जाएगा 20/2 मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी। ठीक, हुईच वेव हुईच रिक्वायर्ड मीडियम ऑफ द प्रोपगेशन। ऐसी कौन सा वेव है जिसके रिक्वायर्ड के लिए मीडियम की प्रोपगेशन के वेव हुईच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ऐसी कौन सी वेव है जिसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मैकेनिकल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैकेनिकल में दोनों वेव आएंगी, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स का एग्जांपल होता है लाइट, इसलिए नहीं हो सकता है। लाइट चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एग्जाम्पल है लाइट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल इसमें होगा। ठीक, ये क्वेश्चन सही दिखाई नहीं पड़ा। स्पीड ऑफ द स्टेशनरी वेव नाम से क्लियर है, उसका स्पीड क्या होगा 0, तभी तो उसका नाम है स्टेशनरी वेव। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ द प्रॉपर्टी मेक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। व्हिच ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफरेंस करती है प्रोग्रेसिव तथा स्टेशनरी वेव। इसमें आपको नाम से ही क्लियर है, जो स्टेशनरी वेव इसका मतलब एकदम रुकी हुई वेव। तो ये मतलब स्टेशनरी वेव क्यों प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जो प्रोग्रेसिव वेव होता है इसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण वेव आगे चलती हुई दिखाई देती है। तो इसमें एकदम यूनिक बात होगी प्रोपेगेशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का प्रोपोगेशन जो होता है प्रोग्रेसिव वेव में होता है, स्टेशनरी वेव में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी वेव के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन ए स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल आर, स्टेशनरी वेव में क्या होता है, इसमें ऑल पार्टिकल एट रेस्ट, वो तो नाम से ही क्लियर है। स्टेशनरी वेव एट रेस्ट सेम टाइम, एक समय में ट्वाइस इन एवरी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक समय में अपने मीन पोजीशन में से 2 बार गुजरता है। ठीक है, इसको अभी पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग लोकेशन जी। तो इसमें टाइम पीरियड एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। तो फार्मूला तो अभी बताए थे, T बराबर 2π√L/g। तो उसके बाद फिर इसको अंदर ले जाते हैं, T बराबर, तो अंदर जब जाएगा रूट के अंदर, ये तो पढ़े ही होगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4π²। अब जी का मान होता है 10, मतलब 3 3 का 9, मतलब लगभग π² ही होगा। ठीक है,
यल का मान 1 है तो इसका लगभग हो जाएगा, जब इसका रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि जो होता है ठीक है, क्योंकि 10 बराबर अप्रॉक्सीमेटली पाई स्क्वायर होता है। एक कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग सीधा जान जाओगे। तो इसमें हो जाएगा डी वाला पार्ट। ठीक है, which of the following पैरामीटर द स्पीड साउंड रिमेन इंडिपेंडेंट। इसमें किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो एकदम थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। ये भी है द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन डिफरेंशियल फार्म ये भी है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी, तो इसमें यही वाला हो जाएगा, बस इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, बी वाला वही है जो इसमें लिखा है, वही हम भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। डी वाई स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो इसमें भी हो जाएगा बी, ये तो फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो कह रहे हैं व्हिच व्हेन ए साइन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड बाउंड्री द फेज विल बी चेंज। रिजिड बाउंड्री से जब आता है लौट के, फेज में कितना चेंज होगा। रिजिड बाउंड्री तो यहाँ नोड बन जाएगा, ऐसे लौट के आएगा और फिर ऐसे लौट के आएगा, तो इसमें फेज का चेंज कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, ये तो सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है, लेकिन इसको बता देते हैं। इसमें शायद पूछा है कलांतर निकालने के लिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि जैसे दो वेव दिया है, तो इसमें जैसे या तो दोनों को साइन में कर लेंगे या तो दोनों को कास में कर लेंगे। अब ऊपर वाले को कास, वाले को साइन में करेंगे। कास एंड साइन में डिफरेंस कितना होता है, π/2 का। तो जैसे इसका दोनों का कलांतर निकालेंगे तो इसे ये वाला फेज डिफरेंस वाला अंतर होगा। ठीक है, तो ये वाले पहले वाले को जब y1 वाले को कास में बदलेंगे तो ये कास है, साइन में बदल रहे हैं इसको। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस है माइनस के एक्स प्लस π/2। ठीक है, तो इसमें अब वैसे ही देख के आपको लग रहा है। और दूसरा समीकरण y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें समझ में आ रहा है दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, π/2, इसलिए विकल्प हो जाएगा ये। ठीक है, कह रहे हैं कि अब तो ये समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको देख लेना, वैसे कोई दिक्कत है भी नहीं इस क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए इसको, किसी द्रव्यमान पर लागू एक बल वेक्टर इतना है तो उसका एसी रिलेशन बता रहा है द्रव्यमान, इसमें भी कुछ नहीं है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एफ बराबर एम ए, इस एम का करना है एफ ए। अब ये वेक्टर फॉर्म दिया है तो इसका परिमाण निकाल लेंगे। 6 36 8 28 64 100 100 200 10√2 और एसी रिलेशन का मान 1 दिया तो यही हो जाएगा बी वाला। इसमें 1 से डिवाइड करेंगे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। व्हेन ए बस सडनली टेकन टर्न द पैसेंजर थ्रो आउटवर्ड। क्यों, इनर्शिया, न्यूटन के पहले नियम से पढ़े ही होंगे आप लोग। एन एसी रिलेशन फ्रॉम फ्रेम एन एसी रिलेटेड फ्रेम रेफरेंस। एसी रिलेटेड फ्रेम रेफरेंस तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। ठीक है, लाज ऑफ मोशन वायलेट फ्रॉम रेफरेंस। लाज ऑफ मोशन इसको भी पढ़े होंगे इनर्शियल फ्रेम के लिए, अभी इसको आपको बताएंगे इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये भी सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स दैट प्रोड्यूस एसी रिलेशन 1 मीटर पर सेकेंड इन ए बॉडी मास इज कॉल्ड। ठीक है ना, मास भी दिया है तो सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एम का मान इतना दिया है, ए का मान कितना दिया तो 1 न्यूटन हो जाएगा आंसर। इसमें भी यही हो जाएगा, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक रॉकेट जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल पे हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
एक बॉडी मास 5 kg मूविंग इन सर्कुलर रेडियस इतना है, एंगुलर वेलोसिटी इतना दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, सबका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक बॉडी हुज मोमेंटम इज कंजर्व व्हाट, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा इसको देख लीजिए। मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब P बराबर एम बी, तो V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है तो A से रिलेशन जीरो हो जाएगा, A से रिलेशन जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा का मतलब इसमें ऑल ऑफ दी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। इसको पढ़े होंगे। एक स्पेरिकल सेल इज रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको ऐसे सीधे सीधे करते हैं। ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल हाफ एम बी स्क्वायर और रोटेशनल हाफ आई। स्फेरिकल सेल तो हालो वाल मानेंगे, 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बी बराबर आर ओमेगा से। ठीक है, तो ए से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, ये सब कट जाएगा, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, इसका मतलब सी वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है। द मोशन ऑफ प्लैनेट सोलर सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये है केपलर का सेकेंड लॉ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, निम्नलिखित में कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है इसमें, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फॉर ए कोलिजन ऑफ अकर बिटवीन टू बॉडी एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें पूछ रहा है इफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है, रिड्यूस मास इतना हाइड्रोजन मालिक्यूल, रिड्यूस मास ज्ञात करना। बस रिड्यूस मास का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सीधा आंसर आ जाएगा। m1 m2 m1 प्लस m2, ये हो जाएगा mh 2mh, mh से mh कट गया, 1/2mh आ जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं क्लियर हो रहा है, चलिए तब भी पढ़ लेते हैं। यदि एक घूर्णन डिस्क पर खड़ा व्यक्ति अपने हाथों को फैलाता है, कोणीय गति घट जाएगी। ठीक है ना, और जब फैलाता है तो घट जाएगी। ठीक। कोई निकाय स्वयं ना ही चलना शुरू करता है और ना ही स्थिर अवस्था में आता है, यह कथन दिया है न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, इसको तो आप लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा होगा। हर क्रिया एक बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम है, थर्ड लॉ है। ये सब एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसे सीधे आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग या इम्पल्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। इन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है और ऐसे रिलेशन होता है हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। कोई भी ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ऐसे रिलेशन जो होता है सेंटर की तरफ, कभी ऐसे होता, कभी ऐसा होता, कभी ऐसा होता है। ठीक है, हमेशा दोनों चेंज होता रहता है, इसमें सी हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं इफ़ ए नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी देन एसी रिलेशन तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, फोर्स नहीं लग रहा है तो एसी रिलेशन नो नेट फोर्स जीरो, मतलब एसी रिलेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो है, फोर्स भी जीरो होगा तो एसी रिलेशन भी जीरो होगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, इसमें बताना है आपको बीट में कुछ नहीं करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है W बराबर 2πf। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये 320 पाई, ये हो जाएगा 2πf, ये पाई से पाई कट गया तो हो जाएगा 2 इक्के 2 2 छंग 12, 160 हो जाएगा। ऐसे इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे शायद है 326, तो हो जाएगा 2 इक्के 2 2 छंग 12, 2 3 163, मतलब इनका दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं हो रहा। चलो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर मास एम अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन पासिस थ्रू सेंटर। डिस्क है तो इसमें सेंटर से पास होने वाला 1/2 mr², इसको सीधा याद करना पड़ेगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क आर अबाउट डायमीटर। इस एक्चुअली एक क्वेश्चन जो है अबाउट उसके सेंटर के परपेंडिकुलर मान के किया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर डायामीटर हम सॉल्व करेंगे 1/4 हो जाएगा mr², आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे तो आंसर आएगा नहीं, इसीलिए इसी से सॉल्व किया गया है। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है I बराबर m² के जो होगा यही रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। तो अब देखो mr²/2 हो जाएगा, m² m से m कैंसिल होगा, जब इसका रूट निकालेंगे r/√2 हो जाएगा, मतलब d हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन मतलब नो यूनिट, क्यों? क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इसका फार्मूला होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी। एक स्फेरिकल बॉल ऑन टेबल व्हिच आउट स्लीपिंग फ्रैक्शन टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ। एक स्फेरिकल बॉल, अगर स्फेरिकल यहीं सेल दे देता तो इसको हम मानते हालो, जैसे स्फेरिकल बॉल कह रहा तो इसे हम मानेंगे सॉलिड। इसका मतलब अपने सबसे पूछ रहा है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी के लिए फार्मूला रोटेशन वाले के लिए होता है E/T बराबर 1/2I⍵²। इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी आप सब जानते हैं 2/5 mr², ये हो जाएगा b²/r², इससे इसे कट गया mr² मतलब 1/2, ये 1/2, ये तो यहाँ से ये सब एनर्जी हो जाएगा 2/5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल सेल अबाउट डायमीटर। अब इसमें जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड बॉल चाहे हालो बॉल हो, इसके चाहे डायमीटर से निकालें चाहे रेडियस से निकालें, इसमें इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई चेंज नहीं होता है। हम देखो स्फेरिकल जैसे सेल कर दिया तो हमेशा अपने सब हालो मानेंगे, इसका मतलब 2/3 mr² हो जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल बॉल यहीं लिख देता तो हम इसे मान लेते सॉलिड। एक कपल फोर्स क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ये बोथ कर सकता है, लीनियर एंड रोटेशनल। अगर दोनों फोर्स अगर मतलब कि यदि दोनों फोर्स एक जैसे लगेंगे तो रोटेशन होगा। ठीक, और अगर दोनों फोर्स में कोई डिफरेंस होगा तो रोटेशन एंड लीनियर मोशन दोनों हो सकता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता है? कोणीय वेग ओमेगा पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि I बराबर होता है, अपने सब पढ़े ना, mr²। तो m पे निर्भर करता है, उसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन, घूर्णन अक्ष r डिस्टेंस पे निर्भर करता है, लेकिन कोणीय वेग पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये तो फार्मूला ही है। द AC रिलेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन डज नॉट डिपेंड। बॉडी जो इंक्लाइन प्लेन पर देखिए, द AC रिलेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है? रेडियस ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी से उसको कोई मतलब नहीं है इंक्लाइन करने के लिए। ठीक है, इसमें ये सब फार्मूला है। ठीक है, अब है यंग मॉडुलस कैन बी डिटरमाइन शियर मेथड, ये सब मेथड ही है, इसमें कुछ किया ही भी नहीं जा सकता। ये है क्वेश्चन, एक खींची हुई तार में एकांक आयतन आंतरिक ऊर्जा, तो ये भी फार्मूला है। अभी फार्मूला जब हम डेरिवेशन बताएंगे तब बताएंगे। ठीक है, फॉर द इनकम्प्रेसिबल मटेरियल मोर देन वन। ठीक है, ये तो फार्मूले पे ही है सब। ठीक है,
व्हेन टू बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जब दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाती हैं तो इन इलास्टिक होता है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला पे ही है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी फोर्स वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। प्लैनेट ऑर्बिट सन इन शेप इज कॉल्ड, इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है। ए मतलब सेकेंड क्लास से तो बताया ही गया है। द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन स्वीप इक्वल टाइम इक्वल एरिया कट करता है, ठीक है, ना कि डिस्टेंस होगा। उसके बाद इसमें कह रहा है द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन ग्रेविटेशनल फोर्स वुड कंजर्व, इसमें एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, लीनियर का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सर्किट इंडक्टेंस, मतलब यल का मान दिया है इतना, सी का मान इतना दिया है, तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें क्या करना है, सीधा एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एफ बराबर हो जाएगा 1/2π√LC, सब मान दिया एकदम सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। इसमें अपने मन से रख लेना सब, ठीक है। हम एक बार रख दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा 0.8, ठीक है। हमने सॉल्व किया, ऐसे आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन भी है। द पाथ ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल सीन अनदर प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल सीन अनदर पार्टिकल, एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को वही देखेगा, परवलयाकार जान रहे होंगे या पैराबोला, ठीक है। व्हाट रिमेन कांस्टेंट फील्ड, क्या हमेशा कांस्टेंट रहती है सेंट्रल फोर्स में, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ओमेगा टी होता है, तो बस इसमें सीधा फार्मूला लगाना है। y बराबर ए साइन या कास ओमेगा टी होता है, ओमेगा बराबर हो गया 2πf, ओमेगा की जगह दिया है 4π, हो गया 2πf, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, एफ बराबर कितना आ गया 2, तो इसमें हो जाएगा 2 हर्ट्ज, ठीक। द टोटल एनर्जी सैटेलाइट अराउंड, टोटल एनर्जी जो सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये निगेटिव होगी, क्यों निगेटिव होती है, तो मतलब कोई भी सैटेलाइट किसी के प्रति बाउंडेड रहता है। यदि यही एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो मतलब अर्थ को छोड़ के प्लान कर जाएगा। ये नीचे वाला क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल m1 एंड m2 सेपरेटेड डिस्टेंस रिड्यूस मास, तो रिड्यूस मास ये भी फार्मूला है, अभी इसके पहले ये वाला क्वेश्चन किया गया था, m1 m2 m1 + m2, ठीक है। फॉर पार्टिकल मूविंग अंडर सर्टेन सेंट्रल फोर्स मोशन विल बी 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल ही पार्ट है, इसमें कुछ किया ही भी नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन है किसी गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान होगा, गोले के केंद्र पर, अब कुछ नहीं कह रहा तो सॉलिड होगा, तो ई बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, G/R की एक गोले की त्रिज्या है, ए आर जिस डिस्टेंस पे निकालना है, जब सेंटर पे निकालना है तो आर का मान 0 हो जाएगा, कि इसका मतलब जब ये 0 रखेंगे तो पूरे 0 आ जाएगा, ई बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग का मान, ये भी एकदम थ्योरेटिकल ही पार्ट है, ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल होगा। ये अब देखो एक क्वेश्चन अच्छा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर देंगे तो उसकी रेडियस भी डबल हो जाएगी, बस इसमें यही समझने वाला बात है। उसके बाद सीधा इसके टाइम पीरियड का फार्मूला लगा के दिखाते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़े होंगे, 4π² Gm/r²। अब यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसको छोड़ देते हैं और उस रिलेशन डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तब हो जाएगा T1 का मतलब T1² उसके बाद T2 मतलब T2 निकाल रहे हैं, यहाँ T डैश कर दे रहे हैं, T डैश का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये R1 को R ही रहने देते हैं। हम बताए जब मास डबल हो जाएगा तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, 2r का एक क्यूब है फार्मूले में, ठीक है, 2r का क्यूब हो जाएगा।
m1 रखना थी m हो जाएगा, मास हो जाएगा, मास खुद ही कह रहे हैं डबल, तो ये हो जाएगा। तब एकदम सॉल्व करते हैं, ए 8 हो जाएगा, ए आर कीप से आर कीप हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच जाएगा टी डैश का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा उसके बाद 4 ई हो जाएगा टी स्क्वायर। जब इसका रूट निकालेंगे टी डैश का मतलब आ जाएगा 2t, इसका मतलब 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक संरक्षी बल, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स बंद पाथ में किया गया कार्य, ये सब ऋणात्मक होगा, ये सब पढ़े होंगे। W बराबर माइनस डेल्टा यू कंजर्वेटिव फोर्स ऋणात्मक होगा। ठीक, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच काम करने वाला आकर्षण बल, ये देखिए ये सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, G m1 अपान आर स्क्वायर, ये एफ है, F2 ज्ञात करना है, ये आर है, डबल कर दिए तो 4 का स्क्वायर हो गया, एक कट गया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा F/4। ठीक है, 1/4 रह जाएगा। ये भी फार्मूला करेक्ट रिलेशन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी, एकदम एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पेंडुलम इतना है, उसके बाद लेंथ का रेशियो बताना है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी जो बताए थे। टी बराबर 2π√L/J, जब फ्रीक्वेंसी करेंगे तो 1/T हो जाएगा, तो एफ बराबर बस इसे वर्ल्ड लिख दीजिए तो हो जाएगा 1/√L। ठीक है, तो ये हो जाएगा L1 L2 को निकालना है, L1 अपान L2 हो जाएगा। जब इधर करेंगे L1 तो यहाँ हो जाएगा F2, यहाँ हो जाएगा F1, इसको तो सॉल्व ही कर लेंगे। तो ये इसका है रूट, जब दोनों स्क्वायर करेंगे तो इसका इसमें लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो तो आ जाएगा L1 अपान L2, उसके बाद ये हो जाएगा F2 अपान F1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे F2 का 9 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका मतलब डी वाला पार्ट सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल सचुएटेड बोथ साइड ऑफ द नोड, नोड के बोथ साइड जब सचुएटेड होंगे, नोड सबसे पहले किस में बनता है ये ध्यान रखना है तुम्हें, स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव तुम्हें बना के देख रहे हैं, देखो जैसे ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में कहीं एंटी नोड होगा, ये एंटी नोड होगा, तब इसमें देखना है कि जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, तो ये मतलब ये वाला इधर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मीन पोजीशन यहाँ इसे नोड के इसे मीन पोजीशन मान लो, यहाँ से एक पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो उसके बाद कह रहे हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल सिचुएटेड ऑन बोथ साइड नोड, नोड की बोथ साइड एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, मतलब मीन पोजीशन से मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस कारण यहाँ पे फेज डिफरेंस 180 का होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ एकदम सीधा फार्मूला दिया है, टी स्क्वायर अपान आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद केपलर सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, द हाइट ऑफ जियोमेट्रिक सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है। ठीक है, एक चक्कर लगा देता है, इसका अर्थ सरफेस अप्रॉक्सीमेटली 36 होता है, 3600 किलोमीटर होता है। अब द ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ऑर्बिट वेलोसिटी में क्या करना है, ऑर्बिट वेलोसिटी होता है Gm अपान R। Gm अभी पीछे वाले फार्मूले से Gm की जगह रख सकते हैं अपने सब जी आर स्क्वायर, एक R से R कट गया, ये रूट में बच जाएगा, तो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी फार्मूला पढ़े थे अपने सब पहले नहीं, G बराबर Gm अपान R स्क्वायर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसी से आ जाएगा। ठीक है, द शेप ऑफ ऑर्बिट प्लैनेट डिपेंड ऑन एंगुलर मोमेंटम, उसका शेप इस डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी पे। ठीक है, द एम्पलीट्यूड डैम्प ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। ठीक है ना, ये भी फार्मूला है सीधे। द सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम
कंपोनेंट वेट हुई इज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। ये भी अभी पहले ही बताए थे, जैसे देखो ये वाला भी पहले क्वेश्चन नहीं बताए थे। ये हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा, इधर हो जाता था एम जी साइन थीटा, तो यही मीन पोजीशन की तरफ है एम जी कास थीटा, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं एक स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड एंड 2 एंटी नोड फ्रॉम बिटवीन 2 एटम हैविंग डिस्टेंस इतना है लेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो इसमें होता है कि वेव लेंथ पूछ रहा है तो λ/2 डी होगा नोड एंड एंटी नोड, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ए हो 1.21, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बी वाला हो जाएगा, ठीक तो है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी 1 सेकेंड, ये परिभाषा है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इसमें विकल्प हो जाएगा ये। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।